हेलो दोस्तों, हे गाइस, मेरा नाम है निशांत और मैं आपके सामने आ गया हूं अपनी जनरल साइंस की वीडियोस को लेके। और इन वीडियोस में हम जनरल साइंस के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मैं आपके सामने जो टॉपिक्स पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा साफ साफ एनसीईआरटी की बुक से मैं इनको रीड करूंगा। हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी की बुक से रीड करूंगा आप सबके लिए। आपको एक पेज लेना है, उस पेज पे आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे हम सबसे पहले साउंड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक या दो, हार्डली एक पेज में इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। उन्हीं को हम बार बार रिवाइज करेंगे और वही हमारा एक्सट्रैक्टेड नोट्स हो जाएगा। एक्सट्रैक्टेड नोट्स आपको बनाने हैं, मैं बुक्स में से आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं कहूँगा कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इन द एंड आपको उसी को रिवाइज करना है। तो आपके जनरल साइंस के जो नोट्स हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वो 20 पेजेस में आपके समा जाएंगे। हार्डली 20 या 22 पेज लगेंगे, आपके जनरल साइंस के नोट्स कवर हो जाएंगे और मैक्सिमम पोर्शन वहीं से कवर होगा। मैंने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था, तो मैं भी चाहता हूं कि आप ये इसी मेथड से आप पढ़ें। और आपको देखना, इस तरीके से पढ़ने से आपको कोई भी ज़रा सी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सो उससे पहले वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार टेस्ट सीरीज़ के बारे में जान लेते हैं। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी रेगुलर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों, आप अपनी डीएफसीएल की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं मॉक टेस्ट को देके। ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक की ऐप पे। टेक्स्ट बुक का जो सब्सक्रिप्शन है यूँ तो 299 रुपीज़ का है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं AG10 तो आपको 30 रुपये का ऑफ मिलेगा, जो कि 269 का होगा। इसमें आप 300 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए भी मॉक दे सकते हैं, जिसमें 17,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन का लिंक मेंशन कर दूंगा। आप वहां से इसको अवेल कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखें, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं कि साउंड चैप्टर के बारे में। हम इसमें साउंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। साउंड क्या होता है? साउंड मतलब ध्वनि, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ा जाएगा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, ध्वनि मेरी फेवरेट सिंगर है सर। नहीं, वो ध्वनि नहीं, वो ध्वनि भानुशाली है, वो टी सीरीज़ के लिए गाने गाती है। हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड के बारे में पढ़ेंगे, साउंड क्या है एंड ऑल दैट। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें कही गई हैं कि यार अगर आवाज़ ही ना हो, साउंड ही ना हो तो कितना अजीब लगे। हम आपस में एक दूसरे से बात कैसे करें, हम गाने कैसे सुन पाएँ, पक्षियों की आवाज़ कैसे सुन पाएँ, एक दूसरे को मैसेज कैसे कन्वे कर पाएँ। तो चीज़ें काफ़ी मायूस सी, मासूम सी, लाइक बेजान सी नज़र आएंगी अगर साउंड ना हो। साउंड का थ्रिल रहना लाइक बहुत अच्छी चीज़ है। तो साउंड चैप्टर लाइक सच में इंटरेस्टिंग है। जब साउंड चैप्टर की हम बात करते हैं, स्टडी ऑफ साउंड की बात करते हैं, तो उसमें 2 साइंटिस्ट का जिक्र रहता है, एक हेल्महोल्ट्ज़ और लॉर्ड रेलिंग। तो इनका कंट्रीब्यूशन था स्टडी ऑफ साउंड के लिए। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ साउंड में क्लासिकल कंट्रीब्यूशन था 2 साइंटिस्ट का, हेल्महोल्ट्ज़ और लॉर्ड रेले का। अब आगे चलते हैं। साउंड आखिरकार है क्या? साउंड इज़ ए मैकेनिकल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। साउंड एक एनर्जी है, ये बात आपको याद रखना है। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो ये पॉइंट आप अपने पेज पे नोट डाउन कीजिए। साउंड जो है मैकेनिकल एनर्जी है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड उत्पन्न कैसे होती है? ठीक है, उत्पन्न समझ लो, इसका सोर्स क्या है? जब स्कूल की जब घंटी बजती है तो उसको आपने देखा होगा, वो वाइब्रेट करती है। तो जो वाइब्रेशन रहता है उससे वो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन इन द वायर। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब आता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन ऑफ साउंड का मतलब क्या है? साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस तो हो गई, अब ये अपने कानों तक कैसे जाती है, प्रोपगेशन कैसे करती है, ये चल के कैसे जाती है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये है वाइब्रेशन के थ्रू। वाइब्रेशन आप समझते हो, एक मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करना। जैसे एक बॉल है, वो एक बार यहाँ गई और एक बार यहाँ गई, एक बार यहाँ गई, एक बार यहाँ गई, बस यूं ही चल रही है। वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रही है। इसको कहते हैं वाइब्रेशन एट मीन पोजीशन। तो जो साउंड जो है वो पास करती है, उसको मीडियम चाहिए होता है पास करने के लिए। वो मीडियम कैसा भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, उसको पास करने के लिए। अब देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। साउंड क्रिएटेड बाय सोर्स रीचेज द लिसनर थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम। वो मीडियम नहीं चल के जाता है, वो मीडियम एक दूसरे को पास करता रहता है। मैं इसका बहुत ईजी एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर लास्ट बेंच वाले से नोटबुक मंगा रही है।
तो वो क्या करेगा, लास्ट बेंच वाला वो उस नोटबुक को आगे दे देगा, वो अगले बेंच वाला उसको और आगे दे देगा, उसको और आगे दे देगा। तो ऐसे आगे करते 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 वो टीचर के पास वो पहुंच जाती है नोटबुक। सिमिलरली साउंड भी ऐसे ही करती है। जो लास्ट बेंच पे है वो सोर्स है आपका, और बीच में सब बैठे हैं वो मीडियम बैठे हैं। तो मीडियम नहीं चल के जा रहा है, मीडियम अपनी मीन पोजीशन पे ही है। जो बीच में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो अपने डेस्क पे ही बैठे हैं, लेकिन वो अपने डेस्क से हाथ हिला सकते हैं, हाथ पीछे कर सकते हैं, हाथ आगे कर सकते हैं, और ऐसे करके वो टीचर तक पहुंच जाते हैं। टीचर जो कि वहाँ पे ईयर है, कान है, ऑब्जर्वर है, तो ऐसे करके इसमें पहुंचते हैं। अब इस आप डेफिनेशन को देखिएगा, साउंड क्रिएटेड बाय सोर्स रीचेस द लिसनर थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम थ्रू विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। ठीक है, इसको वेव मोशन कहते हैं। वेव मोशन इज ए फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस which is due to repeated vibration of particles of the medium about their mean position, and motion is handed over one particle to other without any nest। अब देखिए, जैसे ये हमारी बेल थी, ये मैंने बेल को बजाया, ये वाइब्रेट की, इस वाइब्रेशन ने यहाँ का इन्वायरमेंट को वाइब्रेट किया, इसने वाइब्रेशन यहाँ पे दी, ये वाइब्रेशन अब यहाँ पे गई, और यहाँ पे जो तो आपका ईयर था, तो ये ऐसे वाइब्रेट कर करके एक दूसरे को ये वाइब्रेट कर करके ये आगे तक पहुँच गई। ये वाइब्रेशन ऐसे ये ट्रैवल करती है। क्या ये बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकती है? कभी भी नहीं। ठीक है, ए मटेरियल मीडियम इज एसेंशियल फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड। एक मटेरियल मीडियम बहुत ही एसेंशियल है। अब आती है फ्रीक्वेंसी की बात। फ्रीक्वेंसी जो हमारे कानों की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। इसी फ्रीक्वेंसी के आसपास की हम सुन सकते हैं। ठीक है, यही हियरिंग सेंसेशन है। आपसे पूछा जाएगा हियरिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। ये पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब देखिए साउंड, अब समेशन हो गया। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एमिटेड बाय द वाइब्रेटिंग सोर्स एंड ट्रांसमिटेड थ्रू ए मटेरियल मीडियम प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अब देखिए, जब हम चांद पे जाते हैं, जब हम मतलब एस्ट्रोनॉट जब चांद पे जाते हैं, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ना वहाँ पे सॉलिड है, ना वहाँ पे लिक्विड है, ना वहाँ पे गैस है। तो वहाँ पे कोई एक्सप्लोजन होता है तो सुनाई ही नहीं देता, कोई बम फट गया सुनाई नहीं देता, वो आपस में बातें करते वो भी सुनाई नहीं देती। वो एक एस्ट्रोनॉट दूसरे एस्ट्रोनॉट को कराया, भाई मोटर बंद कर दे, पानी भर गया, उसको सुनाई ही नहीं देता, कोई मीडियम ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो साउंड जो ट्रैवल कर रही है ना, वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में ट्रैवल कर रही है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन क्या है? ये जो मीडियम है ना, मीडियम का जो प्रेशर जो चेंज हो रहा है ना, उसको बोलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सोर्स से यहाँ पे गई, सोर्स से उसने एयर को, अपने जो आसपास की जो इन्वायरमेंट है, उस एयर को उसने क्या किया, उस एयर के प्रेशर को उसने इंक्रीज़ कर दिया, तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन। अगर वो अपना प्रेशर को डिक्रीज़ कर देती है तो उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। मैं आपको बता देता हूँ, प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। तो कंप्रेशन में क्या है, प्रेशर वो उस स्पेस का इंक्रीज़ हो जा रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जा रही है। देखो मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। ये सोर्स है, ये बेल है, इस बेल ने क्या कहा, यहाँ की हवा को कंप्रेस किया, यहाँ की हवा को रेयरफेक्शन किया। ठीक है, कंप्रेशन कैसे किया, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, ये कंप्रेशन हो गया। और यहाँ पे फिर क्या हो गया, वापस डिफरेंट। जैसे जब हम बेल को रिंग करते हैं तो वाइब्रेट करती है, जब वो वाइब्रेट ऐसे थी, जब वो इस पोजीशन पे आई तो उसने क्या कर दिया, कंप्रेशन कर दिया, वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया। जब बेल वाइब्रेट होकर पीछे गई तो वहाँ पे स्पेस बच गया, तो वहाँ पे रेयरफेक्शन हो गया। तो वो जो स्पेस बन रहा है वो एक वेव बन जा रही है, मैकेनिकल वेव। ऐसे करके हमारी साउंड जो है ट्रैवल कर रही है। देखो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए की पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा नीचे वाली लाइन में। अब आपको बस इतना याद रखना है, जो साउंड वेव जो होती है, वो साउंड वेव कैन बी कंसिडर्ड प्रोपगेशन ऑफ प्रेशर डेंसिटी वेरिएशन। मतलब कि साउंड वेव जो चल के जा रही है वो कैसे चल के जा रही है, प्रोपगेशन का मतलब होता है चलना। ठीक है, वो कैसे प्रोपगेट कर रही है, कैसे वो बह रही है, चल रही है, कैसे प्रेशर और डेंसिटी मीडियम का चेंज हो रहा है, प्रेशर और डेंसिटी मीडियम का चेंज हो रहा है। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन आपको लिखनी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं, जैसे आपका ये सोर्स है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका ईयर है। जो साउंड वेव जो चल के जा रही हैं, ये इस डायरेक्शन में चल के जा रही हैं, जो इनकी वेव की जो डायरेक्शन है, जो इनका जो वाइब्रेशन है, वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसके समांतर
हो रहा है तो इसलिए उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, लॉन्गिट्यूडनल है। और जबकि लाइट वेव जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। जैसे अगर ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है तो लाइट वेव जा ऐसे रही है लेकिन उसका वाइब्रेशन ऐसे होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको याद ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, एक होता है क्रस्ट, होता है एक ट्रफ होता है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्रस्ट ट्रफ। अब आप पॉइंट्स देख लीजिए अब तक हमने जो पढ़े हैं। ठीक है, साउंड इज ए मैकेनिकल एनर्जी, बिल्कुल मैकेनिकल एनर्जी आपको याद रखना चाहिए। डिफरेंट वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। मटेरियल चाहिए इसको जाने के लिए। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन एक इवेंट होता है जिसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है। वेव मोशन होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। ये लाइट होता है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल जो होता है आपका, ये साउंड के लिए रहता है। ठीक है, साउंड वेव प्रोपोगेट्स एज ए कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, बिल्कुल। साउंड वेव इट्स साउंड एनर्जी, बिल्कुल। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे वेव्स नेचर के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को आगे प्रोसीड करें। चलो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, 5 मिनट और। अब हम पढ़ते हैं वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी। जो प्रेशर जो है, वो डेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है, वो वेव का एक शेप ले रही है। आपको इसको थोड़ा सा समझना है। नीचे जो फॉर्मूले हैं उन पे हम गौर करेंगे। कंप्रेशन के बारे में इसने बताया है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या है? टेम्परेरी रिडक्शन इन वॉल्यूम या फिर इंक्रीज इन डेंसिटी। जैसे ये सोर्स है तो यहाँ पे एक पल भर के लिए रिडक्शन हो गया है वॉल्यूम में या फिर इंक्रीज हो गया डेंसिटी में, इसको बोल दिया कंप्रेशन। रेयर फ्रैक्शन उससे एकदम उल्टा। कैसे? टेम्परेरी इंक्रीज इन वॉल्यूम या फिर डिक्रीज इन डेंसिटी। ठीक है, बस ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। एक बार उतार होता है, एक बार चढ़ाव होता है, तो ये एक वेव की शेप ले रहा है। मैं यहाँ पे आपके सामने वेव बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक ऐसे वेव ले रहा है। ठीक है, एक बार डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, एक बार डेंसिटी कम हो रही है, एक बार डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, एक बार डेंसिटी कम हो रही है। इसी वेव के बारे में हम एक्सप्लेनेशन अभी पढ़ेंगे। तो इसमें जो इसने कहा है कि जिसका जो पीक होता है, ये जो आपकी वेव है, ये जो आपका पीक है, इसको हम क्रेस्ट कहेंगे। और जो लोएस्ट पॉइंट है इसको हम ट्रफ कहेंगे। ठीक है, अब हम कुछ पढ़ते हैं। ये हमारी जो वेव है आपके सामने डायग्राम में, ये हमारी वेव है। तो इसमें जो ये पीक जो होता है, पीक ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन के साथ देखेंगे एक बार। एम्पलीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजिशन। मीन पोजीशन के आइदर साइड में। ठीक है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। उसका मैग्नीट्यूड लेना है। उसका यूनिट वही होगा जो डेंसिटी और प्रेशर का यूनिट होता है। अब पढ़ते हैं ऑसिलेशंस क्या होता है। देखो, ऑसिलेशंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम टू मिनिमम, बैक टू मैक्सिमम। मैक्सिमम से जाके एक बार मिनिमम, फिर से मैक्सिमम आना, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशंस, एक चक्कर। जैसे ट्रक का जो पहिया होता है वो एक ऑसिलेशन तब कहलाता है जो ये पॉइंट चल के दोबारा वापस ऊपर आ जाए। तो वेव में ऑसिलेशंस होता है ये वाला पॉइंट चल के वापस यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ऑसिलेशंस, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम एंड अगेन बैक टू मैक्सिमम। अब होता है फ्रीक्वेंसी, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी होता है वो जो ऑसिलेशंस हो रहा है ना, वो कंप्लीट ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं 1 सेकेंड में, पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड आप कितने कंप्लीट ऑसिलेशंस कर रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट होता है हर्ट्स। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका यूनिट होता है हर्ट्स। बड़ी यूनिट्स को किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स में। टाइम पीरियड होता है वो जो एक ऑसिलेशंस हो रहा है, आपका जो एक ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितने सेकंड में हो रहा है। ठीक है, एक ऑसिलेशंस में कितना टाइम लग रहा है। और टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकंड। वेवलेंथ होता है डिस्टेंस। तो पूछ रहा है कि जो आप कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन, उनके बीच में डिफरेंस कितना है। जैसे ये मैंने पूरी सारी वेव बना दी, तो ये कह रहा है ये और ये, इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको वेवलेंथ बोला गया है। इसको भी हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये है डिस्टेंस, टी फॉर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। अब इनका रिलेशन, इससे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है दोस्तों, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। देखो, ये होता है वी फॉर वेलोसिटी, ये होता है म्यू फॉर फ्रीक्वेंसी।
हम फ्रीक्वेंसी एफ से भी दिखा सकते हैं, बट कई बार आपके न्यूमेरिकल्स में म्यू से दिखाई जाती है, ग्रीक सिंबल है ये। स्पीड ऑफ साउंड, अब देखो हम पढ़ते हैं स्पीड। अब आप किसी चीज़ की भी स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड तो आप भी निकाल सकते हैं किसी चीज़ की भी। आपकी बाइक है, आप गांव जा रहे हैं, 60 किलोमीटर आपका क्या नाम है, गांव है आपसे, शहर से दूर है, आप 60 किलोमीटर आप बाइक चला के जाते हैं, तो आपको स्पीड निकालनी है, आप 2 घंटे में पहुंचते हैं। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना आपने 2 घंटा, तो स्पीड आ गई आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। सेम हम स्पीड निकालेंगे साउंड की। स्पीड निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आपको बताया डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ पे, लैम्डा, क्योंकि डिस्टेंस तो लैम्डा यूनिट हो जाएगी। टाइम आ जाएगा टी। मैंने आपको बताया 1/t जो होता है उसको आप म्यू भी लिख सकते हैं। तो स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी स्पीड इक्वल टू म्यू लैम्डा। इसको मैंने लैम्डा लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि स्पीड जो है साउंड की अलग अलग होती है डिफरेंट मीडियम्स में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। साउंड ट्रेवल्स विद फाइनाइट स्पीड, ये तो है नहीं कि उसकी बहुत सारी इतनी स्पीड है कि उसको हम पढ़ ही नहीं सकते, नहीं। साउंड जो है फाइनाइट स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। साउंड ट्रेवल्स विद स्पीड विच इज़ मच लेसर देन लाइट, लाइट से उसकी स्पीड ऑब्वियसली कम होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ फाइनाइट एंड मच लेस देन। अब हम जानेंगे, अब आप मेरे को बताइए बिना देखे, मेटल में ज़्यादा होती है कि गैस में ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड? मेटल में ज़्यादा होती है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मेटल, हम तभी तो साउंड, अब आप हवा में ताली बजाते हैं और आप मेटल से घंटी बजाते हैं, वो घंटी पूरे स्कूल को सुनाई देती है, और ताली से हैप्पी बर्थडे सिर्फ उस क्लास को सुनाई देता है। अब तो मानते हैं एयर। अब देखिए, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में, फिर उसके बाद फिर गैस में कम होती है। ठीक है, कुछ नंबर्स भी हम याद करेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है। ठीक है, ये आपकी टेस्ट सीरीज़ में यही क्वेश्चंस रहते हैं। स्पीड ऑफ साउंड जो इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर के साथ में, कितना, 0.6 टेम्परेचर। ठीक है, बस मैं ये बता रहा हूँ, इतना आपको याद रखना है कि वो 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर जाती है 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होने से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पीड। ये देखो, गैस की स्पीड इतनी दे रखी है, लिक्विड्स की इतनी दे रखी है, सॉलिड्स की इतनी दे रखी है। हमको एक नंबर इसमें याद रखना है, एयर की 346 होती है। अभी आपको कुछ बता दूं, वैसे तो एयर की होती है 331, लेकिन 0 डिग्री टेम्परेचर पे हम पढ़ रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे जो नंबर आएगा एयर में, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो उसका आंसर आएगा 346। आप देख लेना, 346 उसने 25 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है जो कि रूम टेम्परेचर होता है, या फिर उसने पूछा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आएगा 331। इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, और याद रखना सॉलिड्स में स्पीड ज़्यादा होती है एयर की बजाय। ठीक है दोस्तों, थोड़ी 2 डेफिनेशन और है। शॉक वेव क्या होती हैं, सोनिक बूम्स क्या होती हैं। देखो, कभी कभी क्या रहता है ना, स्पीड जो साउंड की है ना, उससे तेज़ सोर्स भागता है। ठीक है, बस उसी को कहा जाता है सुपरसोनिक स्पीड, और उनका जो रेशो होता है उसको कहा जाता है माक नंबर। ठीक है, ये जेट्स वगैरह हो गए, बुलेट्स वगैरह हो गए, ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा भागती हैं। बस इनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लिखा हुआ है इसमें, अरे एक सेकेंड, जैसे इसमें लिखा हुआ है, सोर्सेज दैट मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड आर सेड टू बी सुपरसोनिक स्पीड, उनको सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। शॉक वेव, उन्हीं से शॉक वेव आती हैं। ठीक है, शॉक वेव्स। मार्क नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, उसी को कहा जाता है। सोनिक बूम क्या है, उसका एक एग्जांपल है, सोनिक बूम इज एग्जांपल ऑफ शॉक वेव प्रोड्यूस बाय डिस्टेंस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, इट इज़ क्लियरली ऑब्जर्व। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सब पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अब ये इतने सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये आपके एक पेज में समा जाएंगे। सिर्फ एक पेज का जो फर्स्ट पार्ट रहता है ना, फ्रंट पार्ट, एक साइड, उसी में आपके समा जाएंगे। और जब आप इसको रिवाइज करने बैठोगे ना दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ आप इसको लेस देन 3 मिनट्स में आप इसको रिवाइज कर देंगे। अरे लेस देन 3 मिनट में आपको अभी रिवाइज करके बता देता हूँ। बताओ, ये साउंड के बारे में हमने जाना, साउंड के बारे में 2 साइंटिस्ट के हमने जाना, हेल्महोल्ट्ज़ और लॉर्ड रेले। ठीक है, साउंड क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, यही तो सब रिवाइज करना आपको। ठीक है, और कैसे, उसका सोर्स क्या है, वाइब्रेशन उसका सोर्स है, ये आपका पॉइंट था। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। प्रोपगेशन क्या चाहिए, उसको मीडियम चाहिए, विदाउट मीडियम वो ट्रैवल नहीं हो सकती है। ठीक है,
साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन ये मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। हवा का दबाव और क्या नाम है ढीलापन, ठीक है, वो कंप्रेशन, वो वेव बनाता है, एक साउंड वेव होती है। ये कैसे नेचर में होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल नेचर में होती हैं, बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लाइट वेव दूसरे में होती है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? जिस साइड मेरी साउंड ट्रैवल कर रही है वाइब्रेशन भी उसके पैरेलल है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स नेचर, वो तो लाइट का होता है ट्रांसवर्स। ये थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया, वेव के बारे में बताया, एम्पलीट्यूड के बारे में बताया, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑसिलेशंस बताया, मैक्सिमा टू मिनिमा, फिर वापस मैक्सिमा, फ्रीक्वेंसी बताया, एक कंप्लीट ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं 1 सेकंड में, उसकी यूनिट बताई मैंने, हर्ट्स बताई मैंने, टाइम पीरियड बताया, एक छोटा सा मैंने फॉर्मूला बताया आपको, बाय चांस क्वेश्चन भी आ जाए तो। स्पीड बताई मैंने। स्पीड किस में? मेटल में ज़्यादा होती है, याद रखना। एयर में बताओ कितनी होती है? 331 होती है। हमेशा जब भी मैं पूछूँ आपसे एयर में कितनी होती है, आपको बताना है सर 331 होती है 0 डिग्री पे, 346 होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। शाबाश। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी? यस बढ़ेगी। बस हो गया। 2 डेफिनेशन यहाँ से हैं। जो सोर्स ज़्यादा मूव करते हैं स्पीड ऑफ से, वो सुपरसोनिक होगी। मैं बता रहा हूँ एक पेज पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे। अब देखो ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, टेक्निक बता दी। मैं भी आपके लिए जीएस पढ़ाऊँगा। अगर आप ये टेक्निक समझ गए हैं तो आप भी इसी वक्त मोटिवेट हो जाइए, और जो भी आपके सामने जो एनसीईआरटी की किताबें हैं आप उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और 2 घंटे में 3 घंटे में मैं कह रहा हूँ कि एक पूरा मतलब कि एक सेक्शन कंप्लीट कर दीजिए। जैसे फिजिक्स का एक सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए और कुछ पेजेस पे अपने नोट्स बना लिए। वो नोट्स आपके 2 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे। फिर मैं बताऊंगा कि इन जो रिवाइज नोट्स हैं उनको बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करना है, किस प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करना है और किस बुक से आप उनको रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नॉइज़ के बारे में, साउंड के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में, इको के बारे में। इको को प्रोड्यूस होने के लिए 17.2 मीटर का डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है, तभी वो इको प्रोड्यूस होगा। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द ला रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा काम हो गया था इसलिए मेरा लेट हो गया।